नमस्कार साथियों, आप सभी का क्लास 10th साइंस के तैयारी में स्वागत है। दोस्तों, ये बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। इस तरह का मैं आपको 5 सेट करवाऊंगा और पांचों सेट के लिए आपके लिए अनिवार्य होगा। और इसके अलावा दोस्तों बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन एग्जाम के एक दिन पहले आपको दूंगा। दोस्तों, इतना कर लेंगे तो वो आपके लिए बहुत ही आसान है। सिर्फ उस दिन आपको रिविजन करके जाना है। तो सबसे पहला सवाल है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। तो इसे आप कैसे निकालेंगे। सबसे पहले उत्तल लेंस क्षमता जो है वो पॉजिटिव में होती है और अवतल लेंस कहेगा तो नेगेटिव में। तो देखिए दोस्तों, है क्या कि क्षमता निकालने के लिए पी बराबर फॉर्मूला आता है 1/f। किस में भाई साहब, मीटर में। एक और फॉर्मूला आप याद रखिएगा कि पी बराबर 1/100/f। ये किस में होगा तो सेंटीमीटर। जब एफ आपका सेंटीमीटर में दिया रहेगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, और जब आपका एफ मीटर में दिया रहेगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो आपका एफ जो है मीटर में दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला लगाइएगा। तो P बराबर 1 है तो 1, F का मान क्या है 1। एक में किसी से भाग दीजिए चाहे गुना कीजिए, क्या मिलेगा, एक ही मिलेगा। और लेंस की क्षमता का मात्रक डायऑप्टर, क्या होगा दोस्तों, डायऑप्टर। तो क्या हो गया, एक डायऑप्टर। फिर आपके पास है क्या, मानव नेत्र के दृष्टि का अस्तित्व होता है, अस्थायित्व होता है। तो दोस्तों ये आपका होता है 1/10 सेकेंड। कितना होता है, 1/10 सेकेंड अस्थायित्व होता है। ठीक है ना, मतलब किसी वस्तु को आप देखते हैं तो 1/10 सेकेंड तक आपकी आंखों पर रहता है। यही बात आपको याद रखना है। अब है दोस्तों, दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए, दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो आप याद रखेंगे कि अवतल लेंस का उपयोग जो है किसके लिए किया जाता है। तो अवतल लेंस दोस्तों निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किया जाता है। अवतल लेंस रहेगा तो क्या दोस्तों, निकट दृष्टि। इसके लिए ट्रिक है। अब देखिए दोस्तों, जैसा है क्या, अवतल, अवतल और एक लेंस क्या आता है उत्तल। हमारे पास दो ही लेंस ट्रीटमेंट के लिए पूछेगा। तो दोस्तों देखिए, अवतल के लिए क्या होगा कि निकट दृष्टि दोष का निवारण, और उत्तल लेंस जब रहेगा तो वहां पर दूर दृष्टि दोष के निवारण। तो देखिए, दूर लेटर लिखने में दो आपके यहाँ पर अक्षर हैं, 1 और 2, और इसका आंसर जो है 2 के साथ 3 रिलेशन बनाएगा। और इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर कितना है, 3 गो है। तो इसका आंसर कितना वाला होगा, 4 गो वाला। 3 के साथ 4 और 2 के साथ 3, 3 के साथ 4। तो निकट, निकट 3 गो। इसमें क्या, अवतल, अवतल, अवतल। तो ये किसमें है, 4 गो है दोस्तों। तो 3 के साथ 4, यही ट्रिक याद रखिएगा। और 2 के साथ 3। तो यहाँ पर दोस्तों अवतल, अवतल है दोस्तों। यहाँ पे क्या, 3 गो वाला, 4 गो वाला है तो 3 गो आंसर वाला होगा। अब दूर दृष्टि दोष है तो दोस्तों दूर, इसमें 2 गो लेटर है तो 3 गो आंसर वाला हो जाएगा, उत्तल लेंस। अब दोस्तों लघु पतन के समय धारा का मान क्या होता है। लघु पतन के समय धारा का मान क्या होता है। तो आप याद रखेंगे कि लघु पतन जब होता है ना, ओवरलोडिंग, तो इसमें का धारा का मान बढ़ जाएगा। धारा का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। उसी घटना को लघु पतन कहते हैं। तो जब परिपथ में धारा का मान बढ़ जाता है, इस घटना का बोलते हैं लघु पतन कहते हैं। अब गोबर गैस एक प्रकार क्या है, गोबर गैस एक प्रकार की क्या है, ये आपको बताने हैं। कमेंट करके इसका आंसर बताइए दोस्तों कि गोबर गैस क्या है। तो गोबर गैस को देखिए, आपने मतलब सुना होगा, इसे क्या है दोस्तों, बायोगैस भी कहा जाता है। गोबर गैस क्या है दोस्तों, प्राकृतिक गैस नहीं है, वो सीएनजी है। ठीक है ना, प्राकृतिक गैस। ये क्या है, बायोगैस है। गोबर गैस क्या है दोस्तों, बायोगैस। इस पे पहले खाना वाना बनाया जाता था। नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है दोस्तों। नाभिकीय विद्युत संयंत्र जो है वो किस राज्य में स्थित है। तो आप याद रखेंगे दोस्तों, कर्नाटक। नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है, कर्नाटका में स्थित है। किसमें है, कर्नाटका में। आप स्क्रीनशॉट इतना भी ले भी सकते हैं। अब तो किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब, तो आवर्धित जब भी कहेगा ना दोस्तों तो अवतल दर्पण मानेंगे। कौन दर्पण मानेंगे, अवतल दर्पण। एक और बात याद रखिएगा कि हजामत बनाने में कौन दर्पण का उपयोग करते हैं, तो अवतले दर्पण का उपयोग किया जाता है हजामत बनाने में भी। सोलर कुकर में पूछेगा तो भी अवतल दर्पण में किया जाता है। सौर भट्टी पूछेगा तो अवतल दर्पण में। रोगी का नाक कान पूछेगा चेक करने में तो अवतल दर्पण। निकट दृष्टि दोष के प्रयोग के लिए होता है। निकट आ गया ना दोस्तों, निकट। तो निकट के लिए हम बोला 3 गो है तो आंसर क्या होगा, 4 गो वाला। बहुत आसान ट्रिक है। लेंस की क्षमता का मात्रा क्या दोस्तों, तो मैंने बताया कि डायऑप्टर होता है, डी। प्रकाश किरण के समूह को क्या बोलते हैं, प्रकाश किरणों के समूह क्या बोलते हैं, तो किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज, प्रकाश के समूह को प्रकाश पुंज, ऐसे याद रखिएगा। और छोटे छोटे कण निलंबन को क्या कहा जाता है, छोटे छोटे कणों के निलंबनों को क्या कहा जाता है, ये आपको दोस्तों बताना है। तो निलंबन को याद रखिएगा, छोटे छोटे कण जो होते हैं, जैसे कीचड़ उचड़ हो गया तो उसे कोलाइड कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, कोलाइड कहा जाता है। और मिल्क भी एक तरह का कोलाइड ही है।
अब दोस्तों मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है, मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है, तो आप याद रखें दोस्तों कि 50 से 100 ओम कितना होता है दोस्तों, 50 से कितना होता है दोस्तों, 100 ओम होता है। मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है, 50 से 100 ओम होता है। अब है दोस्तों कि किसी बल्ब पर 220 वोल्ट और 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा। तो प्रतिरोध निकालने के लिए दोस्तों आपको पता होना चाहिए फार्मूला क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, पहले तो आप याद रखेंगे कि कैसे आप बनाएंगे। देखिए तो आपके पास सवाल में क्या दिया गया है, आर निकालने के लिए क्या रहा है, आर बड़ा फॉर्मूला क्या होता है, वी बटा आई। वी का मान आपके देखिए 220 दिया गया है, 220 लिख लीजिए, और आई का मान कितना दिया है, 2 एम्पियर, 2 एम्पियर लिख लीजिए। अब देखिए दोस्तों ये काट लीजिए तो 11 दूना कितना हो जाएगा 22, एगो जीरो है तो दोस्तों जीरो, बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है। तो ये क्या हो जाए, आप प्रतिरोध का मात्रा क्या हो गया, ओम, क्या होगा दोस्तों, ओम। ओम नहीं देगा तो क्या होता है, वोल्ट प्रति एम्पियर, क्या होगा, वोल्ट प्रति एम्पियर। इस फॉर्मूला से बनाएंगे वोल्ट प्रति एम्पियर। अब देखिए हमारे पास सवाल क्या है दोस्तों कि आर ओम के प्रतिरोध को आर ओम के प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोधकों को समानांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। दोस्तों जब समानांतर क्रम में जोड़ेगा तो याद रखिएगा आर बाई एन, आर बाई क्या होगा, एन बट्टा में होता है, लेकिन श्रेणी क्रम में क्या होगा तो क्या होगा, एन आर होगा। अब दोस्तों है क्या, यानी कि ए नंबर आंसर। ओम के नियम क्या है, तो ओम का नियम दोस्तों क्या होता है, भी समानुपाती आई आर, भी समानुपाती आई। देखिए ओम का नियम कहता है कि किसी चालक का जो सिरों के बीच का विभवांतर होता है वो भी समानुपाती आई होता है। ठीक है, तो भी बराबर ये समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो कांस्टेंट राशि आर आता है और आई है तो आई। तो देखिएगा कि ये भी बराबर आई आर किस में है या आर आई किस में है। देखिए भी बराबर दोस्तों, भी बराबर कहाँ है, आई आर यहाँ पे है, तो ये क्या है दोस्तों, भी बराबर आई आर, ये आपका आंसर हो जाएगा। विद्युत धारा की प्रबलता का मात्रा क्या है दोस्तों, तो विद्युत धारा का मात्रा को है एम्पियर, क्या होता है, एम्पियर होता है। अब ये कैसे होता है ये जान लीजिए दोस्तों। तो आई बराबर फॉर्मूला होता है Q बटा टी, और ये Q मतलब आवेश, तो आवेश का मात्रा कुलाम और समय का मात्रा दोस्तों सेकेंड। तो ऊपर वाला चुपचाप नीचे वाला गुना में पावर का चिन्ह बदल जाएगा, कुलाम प्रति सेकेंड। इसी कुलाम प्रति सेकेंड को 1 एम्पियर कहा जाता है। तो कुलाम प्रति सेकेंड जब नहीं रहेगा तो हम एम्पियर मारेंगे, एम्पियर नहीं रहेगा तो कुलाम प्रति सेकेंड मारेंगे। अब है दोस्तों यहाँ याद रखिएगा विद्युत धारा का कुलाम प्रति सेकेंड क्या होता है, कुलाम प्रति सेकेंड। अब है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति, तो विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति क्या है, जनरेटर। ये मोस्ट इंपोर्टेंट VBI है, इसको लगा लीजिएगा टिक अप। अब है निर्गत किरण और अभिलंब के बीच कोण को क्या कहते हैं, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा निर्गत किरण है तो निर्गत कोण बनेगा, आपतित किरण है तो आपतन कोण बनेगा, परावर्तित किरण है तो परावर्तन कोण बनेगा। समझ में आया कि नहीं, निर्गत किरण है तो निर्गत कोण, आपतित किरण रहेगा तो आपतन कोण। धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, तो धारा मापता है कौन भाई, एमीटर। कौन मापता है, एमीटर। दोस्तों धारा मापने यंत्र का बोलते हैं एमीटर। अब विभवांतर मापने वाले को वोल्ट मीटर कहते हैं, विभवांतर मापने वाले को क्या बोलते हैं, तो वोल्ट मीटर कहते हैं। डायनेमो, डायनेमो दोस्तों ये किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो डायनेमो से आप याद रखिएगा दृष्ट धारा। डायनेमो से कौन सा धारा प्राप्त होता है, तो दृष्ट धारा प्राप्त होता है, डायनेमो से दृष्ट धारा प्राप्त होती है। हेलो फ्रेंड, अब है क्या दोस्तों कि विद्युत उत्पन्न करने वाली युक्ति का बोलते हैं तो जनित्र। निर्गत किरण से कौन बोलेगा, निर्गत कोण बनेगा, निर्गत किरण से निर्गत कोण बनता है। धारा मापने वाले यंत्र को एमीटर कहते हैं। और डायनेमो जो है ये AC और DC दोनों उत्पन्न करता है, तो क्या होगा, दोनों हो जाएगा। आवेश का मात्रक कुलाम होता है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत जिसे आप दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं उसे कहा जाता है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत। तो देखिए दोस्तों नाभिकीय ऊर्जा को नहीं, ये एक बार खत्म हो गया दूसरा बार आपको नहीं मिलेगा। जैसे यूरेनियम प्लूटोनियम, ये पूरा जब इसका खदान खत्म हो जाएगा तो नहीं मिलेंगे। नाभिकीय ऊर्जा जो है ना, ये यूरेनियम प्लूटोनियम इसमें आते हैं। कोयला, कोयला एक बार खत्म है दोबारा नहीं मिलेगा। प्राकृतिक गैस भी खत्म हो जाए दोबारा नहीं मिलेगा। तो दोस्तों सौर ऊर्जा, ये सूर्य वाला जो है क्या, ये एक बार खत्म होगा ही नहीं, ये खत्म होगा तो इंसान खत्म हो जाएगा। एक साधारण प्रिज्म में कितने सतहों से घिरा होता है, तो आपको ये बता रहा है, पूछ रहा है क्या कि एक साधारण प्रिज्म जो है कितने सतहों से घिरा होता है। कमेंट करके इसका आंसर बताइए तो क्या होगा। चलिए तो हम बता देते हैं आपको कि कितने से घिरा होता है दोस्तों, 5 सतहों से। कितने सतहों से दोस्तों है, 5 सतहों से घिरा होता है एक साधारण
प्रिज्म, आप याद रखेंगे। अब दोस्तों देखिए है क्या कि विद्युत बल्ब में फिलामेंट किस तत्व को बताइए, ये भी वीवीआई है, इसको भी वीवीआई लगा लीजिएगा। वीवीआई विद्युत बल्ब का फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है टंगस्टन, तांबा, नाइक्रोन, जस्ता। चलिए इसका भी कमेंट करके सब बताइए, बहुत की वीवीआई सवाल है, ऐसे प्रश्नों को आपको लफ्जों पर होना चाहिए। दोस्तों याद रखिएगा टंगस्टन। और एक और बात दोस्तों, टंगस्टन का जो सिंबल है वो कैसा होता है, तो आप याद रखेंगे दोस्तों ऐसे डब्लू की तरह होता है। क्या होता है? डब्लू की तरह होता है, ठीक है। हीटर पूछेगा ना तो उसमें नाइक्रोम का बना होता है। अब है दोस्तों कि अभिनेत्री लेंस फोकस दूरी की परिवर्तित किया जाता है, मतलब किसी अभिनेत्र मतलब लेंस जो है फोकस दूरी परिवर्तन जो है वो कौन करता है, ठीक है ना, मतलब आगे पीछे कम बेसी कौन करता है, ये आपसे पूछे जा रहे हैं। तो इसमें दोस्तों जो आपका मांसपेशियां होती है वो आपके फोकस दूरी को आगे पीछे करती है, तो पश्मा भी मांसपेशियां। तो 29 के 28 के बी। तो अब दोस्तों है अवक्षेपण अभिक्रिया किस प्रकार के लवण प्राप्त होते हैं? तो अवक्षेपण अभिक्रिया अवक्षेप बनेगा तो विलेय वाला तो घुल जाएगा, और अविलेय वाला जो पदार्थ रहेगा ना वो क्या होगा, नहीं घुलेगा, तो उसी का क्या बनेगा दोस्तों, अवक्षेप लवण बनेगा। क्या बनेगा? अवक्षेप लवण। जैसे मान के चलिए कि कंकर है और दोस्तों मिट्टी है और उसे पानी में डाल दिए तो मिट्टी पानी में क्या होगा, हल्का घुल जाएगा, लेकिन कंकरवा क्या होगा, नहीं घुलेगा, नीचे जाकर बैठ जाएगा, तो उसी को बोलते हैं अवक्षेप। तो वो क्या होगा, अविलेय होगा दोस्तों, ठीक है, मतलब घुलेगा नहीं। अब है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों बेकिंग सोडा का नाम जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। क्यों दोस्तों? फार्मूला याद रखिएगा NaHCO3। क्या है दोस्तों? NaHCO3, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या इसे बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है, ठीक है। और खाने का सोडा पूछेगा तो इसी में 10H2O लग जाएगा तो हो जाएगा खाने का सोडा। और दोस्तों खाने का सोडा किस विधि से बनाते हैं? तैयार रखिए अमोनिया या साल्वे विधि से, अमोनिया या साल्वे विधि से, ठीक है। अब है दोस्तों कि अयस्कों से धातु निष्कर्षण तथा परिष्करण में उपयोग प्रक्रम क्या कहलाते हैं? तो है कि देखिए सवाल करने का अयस्क से जब आप धातु निकालते हैं फिर उसका परिष्करण करते हैं और फिर उसका उपयोगी बना देते हैं, तो ये जो टोटल प्रोसेस है इस टोटल प्रोसेस को क्या कहा जाएगा? तो याद रखिए दोस्तों धातु क्रम कहते हैं। क्या बोलते हैं? धातु क्रम। यानी कि आप याद रखिएगा धातु निकालने की पूरी प्रक्रिया धातु क्रम कहलाती है। क्या सुने आप? धातु निकालने की पूरी प्रक्रिया। अब उसी में अयस्क होगा उसका पहले निष्कर्षण करवे करेंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद जो उसका मशीन वशीन में डालेंगे फिर आपको धातु मिलेगा। और दोस्तों साग सब्जियों का विघटित होना या कंपोस्ट बनना कौन सी अभिक्रिया है? साग सब्जियों का विघटित होना या अवघटित होना कौन सी अभिक्रिया? तो साग सब्जी जब अवघटित होगा तो सड़ जाएगा, सड़ेगा तो क्या गैस निकलेगा, तो गैस निकलेगा फिर उसमें उष्मा भी निकलेगी, तो क्या दोस्तों उष्मा छेपी। क्या होगा दोस्तों? उष्मा छेपी, ठीक है। देखिए दोस्तों उभयगामी का मतलब होता है कि इसमें यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करेंगे। प्रतिस्थापन में एक पावरफुल आदमी कम पावरफुल आदमी को डिस्प्लेसमेंट कर देगा। और उष्मा शोषी में उष्मा ग्रहण होगा, तो हेमे उष्मा शोषक ग्रहण थोड़ी ना होगा, साफ साफ जब सड़ेगा तो गैस निकलेगा तो बाहर निकलेगा, उष्मा छेपी हो जाएगा। अब है लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? लेड नाइट्रेट को जब आप गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? तो याद रखिए दोस्तों कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन प्राप्त होता है। दोस्तों कैसे? तो देखिए लेड नाइट्रेट का अगर आपको फार्मूला याद रखेंगे तो क्या होता है? PbNO3। क्या दोस्तों? PbNO3। जब PbNO3 को इसको आप हीट करेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा? तो आप याद रखेंगे कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस मुक्त होंगे। क्या होंगे? ऑक्सीजन गैस के दोस्तों क्या होंगे? मुक्त होते हैं। आप स्क्रीनशॉट भी दोस्तों ले लीजिए। अब देखिए दोस्तों हमारा सवाल है निम्न में कौन सही है?
तो देखिए कौन सही है पूछ रहा है ना, तो Na2CO 10H2O, इसे बोलते हैं धोने का सोडा। ये फार्मूला सही है। ये 5H2O ना आता है 10H2O, इसको बोलते हैं धोने का सोडा। क्या बोलते हैं? धोने का सोडा। इसे भी अमोनिया या साल्ट विधि से बनाते हैं। अब है दोस्तों विजातीय यौगिक कौन सा है, तो आप याद रखें विजातीय यौगिक कौन सा है। तो देखिए दोस्तों सभी का हम लोग फार्मूला देख कर लिख कर पता करेंगे कि विजातीय यौगिक कौन सा होता है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले आप बात करें तो चूना पत्थर, चूना पत्थर का फार्मूला क्या होता है? CaCO3। फिर दोस्तों संगमरमर का फार्मूला क्या होता है? तो देखिए दोस्तों ये आप पूछ रहा था कि विजातीय यौगिक कौन सा है, तो कैल्शियम कार्बोनेट। चूना पत्थर का कैल्शियम कार्बोनेट होता है, संगमरमर का भी कैल्शियम कार्बोनेट होता है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस। आप क्या दोस्तों? प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो आप याद रखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है वो क्या होता है? तो CaSO4, लेकिन खड़िया का MgCO3। देखिए ये तीनों में आपका है, मतलब चूना पत्थर, संगमरमर और प्लास्टर ऑफ पेरिस सब में Ca है, लेकिन खड़िया में क्या है? Mg है। तो ये क्या होगा? विजातीय यौगिक। ये जात का उसका नहीं है, जात भाई नहीं है, अलग है ये। अब है दोस्तों कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करती है तो विसंयोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है दोस्तों? कमेंट करके बताइए दोस्तों। ये क्वेश्चन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है फिर भी, लेकिन आप बताने का दोस्तों प्रयास कीजिए। छत्तीस नंबर सवाल का जवाब आप लोग दीजिए दोस्तों। तो यार क्या दोस्तों क्लोर क्षार अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? क्लोर क्षार अभिक्रिया कहलाती है। तो इसमें आप दोस्तों इस अभिक्रिया से बनता क्या है जानते हैं? विरंजक चूर्ण बनता है। ये देखिए क्या कह रहा है? सोडियम क्लोराइड, तो ये है NaCl, और इसमें आपको क्या कर रहा है? विद्युत धारा, जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो बोल रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। क्या बनता है? NaOH। क्या बनता है? NaOH बनता है। इस प्रक्रिया क्या बोलते हैं? तो क्लोर क्षार अभिक्रिया कहा जाता है। तो OH क्या हो गया दोस्तों? क्षार हो गया। क्या हो गया? क्षार। ट्रिक कर देखिए NaOH यही से यार करिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मूला कहता है NaOH, तो ये क्या है? क्षार कहलाता है। जल में विलय भस्म क्षार कहलाते हैं। अब भस्म को पहचान OH वाला मारिएगा दोस्तों। अधातु कमरे का तापद्रव कौन सा है? तो है दोस्तों ब्रोमीन। अब ब्रोमीन का सिंबल क्या होता है? तो याद रखिएगा Br। धातु पूछेगा तो याद रखिएगा मरकरी, Hg सिंबल होता है। क्या होता है? Hg। ठीक है। अब है दोस्तों सीसा और टीन। सीसा और टीन जो है किसका मिश्रण होता है? सीसा और टीन किसका मिश्रण होता है? तो 38 नंबर का जवाब आपका होगा सोल्जर। क्या दोस्तों? सोल्जर, जिसे आप जोड़ते उड़ते हैं कोई वस्तु को। अब है दोस्तों चाकू से किसे काटा जा सकता है? चाकू से किसे काटा जा सकता है? तो चाकू से दोस्तों लिथियम को, पोटेशियम को काटा जाता है। लिथियम और पोटेशियम को काटा जाता है, याद रखिएगा। लिथियम, पोटेशियम और सोडियम को काटा जाता है। अब दोस्तों इथिलीन में कितना बॉन्ड मौजूद होते हैं? इथिलीन, इथिलीन कंपाउंड जो है और ये कार्बनिक यौगिक है, और इसमें जो है कितना बॉन्ड, कितना सिग्मा, कितना पाई बॉन्ड पाए जाते हैं? तो दोस्तों इसमें आपका एगो सिग्मा और एक पाई बॉन्ड पाया जाता है। एगो सिग्मा, एगो दोस्तों क्या पाई बॉन्ड पाया जाता है। अब एथेन में कितने श्वसन बंध पाए जाते हैं? इथेन, तो सबसे पहले दोस्तों देखिए इथेन में जो है ना 7 गो पाया जाएगा। कैसे पाया जाएगा? देखिए इथेन का संरचना क्या होता है? तो देखिए ऐसे इथेन मतलब 2 कार्बन होता है। इथ मतलब 2 कार्बन, तो फर्स्ट में 3 गो और लास्ट में 3 गो, और टोटल गिन लीजिए 1 2 3 1 2 3 3 6 और ये कितना हो गया? 7 गो दोस्तों। तो इसी प्रकार आप दूसरे कंपाउंड में भी दोस्तों बना सकते हैं, बॉन्ड निकाल सकते हैं। अब है क्या दोस्तों CnH2n+2 किसका फॉर्मूला है? एल्केन का। किसका दोस्तों? एल्केन का है। नीला थोथा का क्या होता है? CuSO4 5H2O। नीला थोथा, इसको तूतिया भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? तूतिया। क्या बोलते हैं दोस्तों? तूतिया भी कहा जाता है, याद रखिएगा। अवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभ को, उदर्ग स्तंभ को क्या बोलते हैं? तो उदर्ग स्तंभ जो मतलब ऐसे पेंडिकुलर रहता है उसे हम लोग क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा उदर्ग स्तंभ को वर्ग कहते हैं। क्या बोलते हैं? उर्गर। और क्षैतिज कतार को आवर्त कहेंगे। क्षैतिज कतार रहेगा तो आवर्त, और उदर्ग स्तंभ को वर्ग, मतलब इससे जो खड़ा होता है। वर्गों की संख्या कितनी होती है? याद रखिएगा दोस्तों 18 गो होता है। कितना होता है? 18 गो। और आवर्त की संख्या पूछेगा तो 7 को। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य क्या होते हैं? आवर्त सारणी के जो प्रथम सदस्य होता है वो दोस्तों क्या होता है? तो आप ये याद रखेंगे, इसका जो है वो क्षारीय धातु होता है। क्या होता है दोस्तों? क्षारीय धातु होता है। और वर्ग 2 का क्षारीय मृदा धातु होता है। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होगा? तो सोडियम का Na होता है, कार्बोनेट का CO3, तो क्या होगा? Na2CO3, Na2CO3।
ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट है या हाइड्रोजन कार्बोनेट। CHO क्रियाशील मूलक किसका होता है? तो CHO दोस्तों एल्डिहाइड का होता है। अब देखिए ई नहीं आएगा तो कौन आएगा जानते हैं? क्रियाशील मूलक पूछेगा एल्कोहल का। क्या पूछेगा? एल्कोहल का। क्या पूछेगा दोस्तों? एल्कोहल का क्रियाशील मूलक क्या है? याद रखिएगा OH का है दोस्तों, OH है। का है? OH। ई नहीं पूछेगा तो ईथर का पूछ सकता है, ये 12th में पूछा था दोस्तों। तो ओ देखिएगा, खाली ओ दिख जाएगा ईथर हो जाएगा। और उससे भी ज़्यादा खिसी आएगा तो कार्बोक्सिलिक अम्ल पूछेगा। क्या पूछेगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या होता है? COOH होता है। क्या होता है? COOH होता है। बस यही चार को आपको याद रखना है। क्रियाशील मूलक यही चारों में से कोई एगो रहेगा, लेकिन पूछेगा वो जरूर। सबसे कठोरतम तत्व कौन सा है? तो याद रखिएगा दोस्तों हीरा है। क्या है? हीरा। एक और सवाल पूछता है कि हीरा में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? तो सहसंयोजक बॉन्ड पाया जाता है। अब है अक्रिय तत्व कौन सा है? तो अक्रिय मतलब दोस्तों जो कि अभिक्रिया नहीं करेगा। तो याद रखिएगा, तो अक्रिया का मतलब होता है, अक्रिय तत्व जो है ना वो 6 गो हैं। कितने हैं? 6। या अक्रिय गैस जैसे हीलियम हो गया, रेडॉन हो गया, ठीक है। तो ये आपका हो गया अक्रिय तत्व, ठीक है ना। हीलियम, रेडॉन, जेनॉन। अब है आधुनिक परमाणु का आवर्ती वर्गीकरण। तो आधुनिक वाला रहेगा ना तो परमाणु संख्या दोस्तों। क्या दोस्तों? परमाणु संख्या। और इसका डिस्कवर जो है कौन किए हैं? तो मोसले जी। कौन किए हैं? मोसले जी किए हैं, ठीक है। और जब द्रव्यमान वाला रहेगा तो वो मेंडलीफ जी। अब देखो हीलियम गैस क्या है? अभी हमने देखा कि हीलियम क्या है, तो अक्रिय गैस है दोस्तों, अक्रिय तत्व है। हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, नियॉन देखिए हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये दोस्तों अक्रिय तत्व है। क्या है? अक्रिय तत्व। अब अधातु विद्युत का सुचालक कौन सा है? अधातु जो है विद्युत सुचालक, तो ग्रेफाइट एक अधातु है लेकिन विद्युत का सुचालक है, याद रखिएगा। ये भी बहुत VBI है। आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं? ये पूछ ही दिया दोस्तों। तो 18 गो है। कितने हैं? 18 गो वर्ग है। अब उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है दोस्तों? तो 7 के बराबर होता है। और 7 से कम होगा तो अम्लीय, 7 से कम होगा तो अम्लीय, 7 से ज़्यादा होगा तो क्षारीय। और उदासीन पूछेगा तो 7 के बराबर, याद रखिएगा। पीएच स्केल मान लीजिए कि पीएच स्केल है, अगर ये 7 रहेगा पीएच मान तो ये क्या होगा? उदासीन। क्या होगा? उदासीन, याद रखिएगा। और 7 से अगर कम हो गया, 7 से कम रहेगा तो ये होगा अम्लीय। क्या होगा? अम्लीय। और 7 से अगर ज़्यादा हो गया, 7 से क्या हो गया? ज़्यादा हो गया, जैसे 8, 9, 10, 11 हो गया तो ये होगा दोस्तों क्षारीय। क्या होगा? क्षारीय। क्षारीय नहीं देगा तो भास्मिक देगा। अब पीएच स्केल का डिस्कवर कौन किए थे? तो सोरेनसन, याद रखिएगा। सोरेनसन कौन किए थे दोस्तों? सोरेनसन किए थे। भारत सरकार ने बाघ संरक्षण योजना कब प्रारंभ किया? भारत सरकार ने पूछ रहा है कि बाघ संरक्षण योजना जो है कब प्रारंभ किया? तो दोस्तों याद रखिएगा 1970 में। कब प्रारंभ किया है? 1970 में प्रारंभ किया था। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं दोस्तों? तो पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को। ये भी बहुत ही VBI सवाल है, एगो 9 से भी उठाता है। अब है क्या कि जनन जो है शरीर में कलिका मिलती है। कलिका किस में मिलेगा दोस्तों? ये आपसे पूछा जा रहा है कि कलिका किस में मिलता है, कलिका किस में मिलती है। आप कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे कि कलिका किस में मिलती है। तो दोस्तों देखिए मैंने आपको बताया है कि जब क्या होता है किसी चीज़ का मुकुल निकल जाते हैं तो उससे नए चीज़ों का उत्पत्ति होता है, तो उसे कहा जाता है कलिका, ठीक है। जैसे देखिए अब बीजाणु जो है तो बीज से निकलेगा, एक बीज से 10 को बीज निकल जाएगा। अब लेकिन आपका अब विखंडन में टूटेगा, अब खंडन में टूटेगा, लेकिन मुकुलन में क्या होगा? एक चीज़ से क्या होगा? कलिका निकल जाएगा किसी चीज़ का और उससे नए चीज़ों का उत्पत्ति होगा, तो क्या होगा दोस्तों? मुकुलन। जैसे हाइड्रा में क्या होता है? तो मुकुलन होता है। मनुष्य में वृक्क संबंधित किसे है? तो मनुष्य में बहुत VBI सवाल ये आएगा दोस्तों। उत्सर्जन। क्या है? उत्सर्जन। स्वयं पोषी के लिए क्या आवश्यक है? तो आप याद रखेंगे स्वयं पोषी के लिए ना आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक है, क्लोरोफिल भी आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश, यानी क्या हो जाएगा? सभी। तो याद रखिएगा CO2 स्वयं पोषी में आप जब क्वेश्चन आएगा ऐसा 4 का ऑप्शन आएगा तो सभी मार दीजिएगा, सभी रहेगा तो सभी मार दीजिएगा। एक और बात, क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? याद रखिएगा मैग्नीशियम। कौन सा? मैग्नीशियम पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से क्या बाहर निकलता है? प्रकाश संश्लेषण का जब क्रिया होगा तो क्या बाहर निकलता है? तो याद रखिएगा दोस्तों ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है? तो वाटर से, जल से बाहर निकलता है। अब देखिए दोस्तों प्रकाश संश्लेषण का रिएक्शन को मैं आपको समझा देता हूँ कि प्रकाश संश्लेषण की रिएक्शन कैसे होती है। तो होता है दोस्तों 6CO2 प्लस 12H2O एरोमार्क सूर्य का प्रकाश, ठीक है ना, मतलब सन, और फिर क्लोरोफिल। क्या दोस्तों? क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल। और दोस्तों यहाँ बनेगा C6
H12O6 + 6O2 + 6H2O। ठीक है, ये आपका रिएक्शन होता है। तो देखिए यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य और क्लोरोफिल, ये चारों भाग लेते हैं, इसलिए सभी आंसर हो गया था। और फिर पूछ रहा है कि जो पानी ऑक्सीजन है वो कैसे बाहर निकलेगा, तो ऑक्सीजन किससे बाहर निकलेगा, पानी से बाहर निकलता है। ठीक है, और फिर पूछेगा दोस्तों कि किस रूप में भोजन प्राप्त होता है, तो ग्लूकोज के रूप में प्राप्त होता है। ये ग्लूकोज क्या है दोस्तों, एक पर कार्बोहाइड्रेट है। अब है दोस्तों कि पादप हार्मोन कौन सा है, पादप हार्मोन कौन सा है, तो देखिए इंसुलिन जो है ये आपके अग्नाशय में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, अग्नाशय में, हमारे शरीर में अग्नाशय में पाया जाता है। ठीक है, थायरॉक्सिन भी हमारे शरीर में पाया जाता है, मानव शरीर में। एस्ट्रोजन भी हमारे शरीर में पाया जाता है। तो बस ये कहते हैं दोस्तों साइटोकाइनिन, तो साइटोकाइनिन का एक पादप हार्मोन है। इसके अलावा ऑक्जिन है, जिबरेलिन्स है। पूछे पादप हार्मोन कितने होते हैं, तो जनरली 5 होते हैं दोस्तों। ठीक है, फूलों का नर भाग होता है दोस्तों, फूलों के नर भाग या नर प्रजनन अंग को क्या कहते हैं, फूलों के नर प्रजनन अंग को क्या कहा जाता है, यार क्या, पुंकेसर। क्या दोस्तों, पुंकेसर कहा जाता है। द्विखंडन किसमें होता है, ये भी वीवीआई है दोस्तों। द्विखंडन किसमें होता है, द्विखंडन किसमें होता है दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा वीवीआई सेट है, इसलिए आप इसको याद कर ही लेंगे। ठीक है, गर्दा इसमें प्रश्न है। तो द्विखंडन दोस्तों अमीबा में होता है, किसमें होता है, अमीबा में होता है। ठीक है, अमीबा में द्विखंडन किसमें होता है, अमीबा में होता है दोस्तों। ठीक है, और अपखंडन पैरामीशियम में। मनुष्य के आहार नाल, मनुष्य का आहार नाल का अवशेषीय अंग कौन सा है दोस्तों, तो अपेंडिक्स। कौन है दोस्तों, अपेंडिक्स। ये उंगलीनुमा संरचना होती है। ठीक है, इसी को अपेंडिक्स कहते हैं। ये अवशेषीय अंग है, इसका कोई काम नहीं होता है हमारे शरीर में। अब है क्या है कि उपभोक्ता के श्रेणी में किसे रखते हैं, तो उपभोक्ता के श्रेणी जो है ना, उपभोक्ता, उपभोक्ता जो मतलब खाना खा हो सके दोस्तों। तो देखिए अब देखिए सेम ऑप्शन क्या है, हरे पौधा भी एक पादप जैसा, नील हरे सवाल भी एक पादप है, फूल पत्ते भी क्या पादप है, तो ये उत्पादक कहलाएंगे, ये तीनों क्या कहलाएंगे, उत्पादक। लेकिन जंगली जानवर इन सब पौधों को क्या कहते हैं, खाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, उपभोक्ता। तो आंसर नंबर क्या होगा, सी, आंसर नंबर सी, जंगली जानवर क्या होगा, उपभोक्ता हो जाएगा। ठीक है ना, उपभोक्ता कितना प्रकार का, 3, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। कौन किसको खाता है, इस पर भी सवाल आता है। जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ कौन सा है, तो कौन अपघटित हो जाएगा, तो देखिए दोस्तों रबड़ अपघटित नहीं होगा, प्लास्टिक नहीं अपघटित होगा, पॉलीथीन अपघटित नहीं होगा। पॉलीथीन इसलिए सरकार बैन लगाती है, मतलब कौन नहीं टूटेगा। ठीक है, जिस पर रोक लगाया जाता है, तो दोस्तों प्लास्टिक नहीं, रबड़ भी नहीं अपघटित होगा, पॉलीथीनो नहीं होगा, इस पर रोक लगाया जाएगा। तो लेकिन घास फूस का होगा दोस्तों, इस पर कोई नहीं रोक लगाएगा, ये जल्दी अपघटित हो जाता है। सबसे फास्टली कोई अपघटित होता है तो घास फूस। और तो मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है, तो मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन याद रखिएगा हाइड्रा में होता है। किसमें दोस्तों, हाइड्रा में होता है। ठीक है ना, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है दोस्तों, हाइड्रा में होता है। इसमें टूट जाता है अलग अलग। स्त्री के सर का आधारीय भाग क्या है दोस्तों, स्त्री के सर के आधारीय भाग को क्या कहते हैं, याद रखिएगा दोस्तों, आधारीय भाग को अंडाशय कहते हैं। स्त्री के सर आधारीय भाग को अंडाशय क्या बोलते हैं, अंडाशय कहा जाता है। परागकोश में होते हैं, परागकोश में क्या होगा, परागकण, परागकोश में परागकोश, परागकोश में परागकण रहेगा, क्या रहेगा, परागकण। ये जो है ना वर्तिकाग्र से जब एथी पर जाता है, दूसरे परागकोश से वर्तिकाग्र पर दूसरे पर जाता है परागकणवा, तो ये परागन की क्रिया होती है। परागन के 2 प्रकार होते हैं, स्वपरागन और परपरागन। अमीनो अम्ल के विखंडन से बनता है, अमीनो अम्ल के विखंडन से पूछ रहा है कि क्या बनता है। ठीक है, अमीनो अम्ल के विखंडन से, तो दोस्तों अमीनो अम्ल के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है और अमोनिया भी बनता है। तो इसलिए आंसर क्या होगा कि बी और सी। क्या होगा दोस्तों, बी और सी हो जाएगा। क्या होगा, बी और सी। ठीक है, और एमिनो अम्ल एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल है। क्या है, न्यूक्लिक अम्ल, याद रखिएगा। अब दोस्तों लिंग गुणसूत्र पूर्ण जोड़ा पाया जाता है, पूर्ण जोड़ा जो है किस में पाया जाता है, तो पूछ रहा है कि मेल में कि फीमेल में। एक बात बताइए कि जो पूरा जो है वो किस में पाया जाएगा, तो 22 जोड़ा दोस्तों याद रखिएगा, पुरुषों में भी होता है। पूर्ण जोड़ा पूछ रहा है, तो देखिए एक और दोस्त, पूर्ण जोड़ा मतलब सेम टू सेम। तो देखिए पुरुष का क्या होता है, एक्स और वाई, और स्त्री का क्या होता है, एक्स एक्स। क्या होता है, एक्स एक्स होता है। ठीक है ना, एक्स एक्स का होता है स्त्री का। तो पूर्ण जोड़ा केकर बा, स्त्री के बा, केकर बा भाई, स्त्री का। ठीक बा। मानव शरीर में किस सामान्य कोशिका में गुणसूत्र युग्म होते हैं, मतलब जोड़े होते हैं,
कितना जोड़ा होता है, इधर रखे 23 जोड़ा होता है। अब पूछेगा कितना होता है, जोड़ा युग्म हटा देगा, युग्म हटा देगा तो 46 मारिएगा। वन पारिस्थितिकी तंत्र में हिरण क्या होता है, तो देखिए हिरण क्या खाती है, पेड़ पौधा खाती है, तो पेड़ पौधा उत्पादक हो जाएगा। तो हिरण क्या कहा, शाकाहारी है, तो वो क्या प्राथमिक उपभोक्ता या शाकाहारी। पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है, तो पुष्प का पूछ रहा है कि कौन सा भाग जो है वो फल बनाता है, तो याद रखिएगा वो अंडाशय बनाता है। क्या बनाता है, अंडाशय बनाता है, ठीक है ना। पुष्प भाग कौन जो है फल बनाएगा, तो अंडाशय। पादप में जाइलम है, तो ज से जाइलम, ज से जल, ज से जाइलम, ज से जल वहन करता है। उत्पादक क्या होते हैं दोस्तों, उत्पादक जो है वो क्या होते हैं, तो ये देखिए घास होता है दोस्तों, क्या होता है, घास फूस होता है, चाहे हरे जो भी चीज़ होगा वो सब उत्पादक होगा, हरा चीज़ें उत्पादक 100%। उभयलिंगी तंतु कौन सा होता है, तो केचुआ है दोस्तों, कौन है, केचुआ उभयलिंगी है। पपीता भी है पेड़ में, ठीक है। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन कौन सा होता है, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन केकरा द्वारा होला, यह पूछा था सवाल में। तो दोस्तों यार क्या, फूल के द्वारा, केकरा द्वारा, फूल के द्वारा होता है। उत्सर्जी अंग कौन सा है दोस्तों, ब्रिक यानी कि किडनी क्या है, क्या है, किडनी है, ठीक है। एक और बात ये रखिए, ब्रिक के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या बोलते हैं, इकाई को क्या बोलते हैं पूछेगा, तो यार रखिएगा नेफ्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन, क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन कहा जाता है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप कमेंट कर जरूर बताइए। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। एक और बात, अगर आप ये मैं जितना आपको बता रहा हूँ तो यकीन मानिए एक भी आपका प्रश्न जो है नहीं छूटेगा। मैं लगभग आपको 500 प्रश्न जो है प्रैक्टिस करवाऊंगा। अब 500 में यकीन मानिए अभी तक खाली दोस्तों एक एक वीडियो डेली आपको देखना है। 14 तारीख 15 तारीख आने में भी टाइम है दोस्तों। और डेली आप क्या कीजिए, मैथ का भी डेली प्रैक्टिस कीजिए। अब जो बहुत ही कमज़ोर विद्यार्थी हैं उनके लिए मैं एक मैथ का भी एक सेट चलाऊँगा, जो कि बहुत ही मतलब पूरा सेट नहीं कराऊंगा 100 नंबर का, जो आपके लिए जो आपके सबसे आसान चीज़ है वही आपको बताऊँगा, ताकि आप कम से कम कुछ मार्क्स मैथ में भी ला लीजिए। तो वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि सारे को इसका लाभ मिल सके। तो जय हिंद दोस्तों।